हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे थे। पहले लेसन में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेकंड में मैंने ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन कराई थी। आज इस चैप्टर का पार्ट 3 है, इसमें मैं क्रेब साइकिल करा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो साइकिल है वो क्रेब साइकिल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम यूज़ होते हैं, बहुत सारे स्टेप हैं। मैं उनको अच्छे से कराने की कोशिश करूँगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये देखते हैं। जो TCA साइकिल है, क्रैब साइकिल है, इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। TCA साइकिल क्यों कहते हैं? TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, दैट्स वाई इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट बना है वो सिट्रिक एसिड बना है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं और इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एम्फी मतलब 2, यानी यहाँ पर 2 तरह की प्रोसेस होती है, कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, ये कहाँ पर होती है ये रिएक्शन, ये क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या है? ये 12 ATP हमें देता है। ठीक है, कितना ATP देता है? एक साइकिल हमें 12 ATP देता है, लेकिन यहाँ 2 बार रन कर रही होती है ये साइकिल, तो यहाँ पर हमें 24 ATP मिलेंगी। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक एसिटाइल को ए जो कि क्रैब साइकिल में क्या एंटर करता है? एसिटाइल को ए एंटर करता है। जब एक को ए को लेके चलते हैं तो हमें 12 ATP मिलते हैं, लेकिन हमें उसको एसिटाइल को ए को लेके चलना होता है तो वहाँ पर हमें मिलेंगे 24 ATP। यहाँ मैं 12 ATP को लेके चलूँगी, यानी एक एसिटाइल को ए को एंटर करवाऊँगी साइकिल में और उसी को से मैं साइकिल दोबारा रन करेगी, तो उसी से जो एनर्जी मिली है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 12 ATP मिलती है हमें एक एसिटाइल को ए से, और जब हम 2 एसिटाइल को ए लेके चलेंगे तो हमें 24 ATP मिलेंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब देखिए हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्राइमरी, सबसे मोस्टली जो यूज़ होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग्लूकोज वगैरह जो होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो होती ही हैं, साथ में क्या हो सकते हैं? फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स से बना था पायरुविक एसिड, वो चेंज होता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, फैट बीटा ऑक्सीडेशन करता है, उसके बाद चेंज होता है एसिटाइल कोए में। प्रोटीन डीएमिनेशन करता है, उसके बाद चेंज होता है एसिटाइल कोए में। मतलब क्या है ये बात समझाने का कि एसिटाइल कोए जो है वो कॉमन मॉलिक्यूल है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब जो क्रैब साइकिल हो रही है उसके अंदर क्या एंटर कर रहा है? एसिटाइल कोए एंटर कर रहा है। तो जो भी हमारा सबस्ट्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, फैट्स हो गई, प्रोटीन, उनको पहले एसिटाइल कोए में चेंज होना पड़ेगा, उसके बाद वो साइकिल रन होगी। ठीक है, अब बात समझ पा रहे हैं कि हमारा मतलब यहाँ एसिटाइल कोए बनाने से है, ताकि एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में एंटर कर सके और हमें एनर्जी दे सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने हाथ से ही बनाया है, कॉपी में ये डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रही है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, OAA लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब मैंने क्या बताया था कि एसिटाइल कोए एंटर करता है क्रैब साइकिल में, उसके बाद जो है क्रैब साइकिल रन होती है। तो आप देख पा रहे हैं एसिटाइल कोए एंटर किया और कोए तो निकल गया, और जो एसिटाइल यानी 2 कार्बन बचे थे वो ऑक्जेलो एसिटिक में ऐड हो गए।
पहले ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन का था, जब एसिटाइल कोए मिला उसमें तो वो सिट्रिक एसिड में चेंज हो गया जो कि 6 कार्बन का बन गया। ठीक है, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के, 2 कार्बन एसिटाइल कोए के, ये बन गए 6 कार्बन। और 6 कार्बन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, 6 कार्बन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो है सिट्रिक एसिड। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है सिट्रेट सिंथेज, और H2O भी ऐड किया गया है। ठीक है, पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड बना है। ठीक है, एसिटाइल कोए यूज हुआ है। ठीक है, पहला अपना प्रोडक्ट बन गया सिट्रिक एसिड। इसीलिए क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसीलिए क्रैब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड चेंज हुआ है सिस अकोनिटेट्स में। ठीक है, सिस अकोनिटेट में चेंज हुआ, इसमें भी 6 कार्बन है। यहाँ पर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ना फिर यहाँ पर कुछ और ऐड हो रहा है। सेम 6 कार्बन यूज हुए थे, 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट बन गया। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है एकोनिटेज। ठीक है, आप साथ साथ चलेंगे मेरे। सिस अकोनिटेट जो बना है वो 6 कार्बन का है। उसके बाद बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, जो भी 6 कार्बन का है, वो भी 6 कार्बन का है। और यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है अकोनिटेज। ठीक है, यहाँ पर भी एंजाइम यूज हुआ है अकोनिटेज। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बना है आइसोसिट्रिक एसिड से बना है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, जो कि 5 कार्बन का है। आप देखिए 6 कार्बन से 5 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि एक कार्बन निकल रहा है, किस फॉर्म में निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा है। और जो एक NAD+ है वो NADH2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ पर CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, और NADA+ से NADH2 बन रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तक पहुँच गए हम। यहाँ से बन रहा है सक्सिनाइल कोए। ठीक है, जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है वो 5 कार्बन का है। ठीक है, सक्सिनाइल कोए है जो 4 कार्बन का है, यानी हमें एक CO2 बाहर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक CO2 बाहर निकल गई और एक NAD+ NADH2 में चेंज हो गया। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है। हमें एंजाइम का नाम याद रखना है, कौन सी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और ख़ासकर जहाँ पर भी हमें एनर्जी मिल रही है आइदर इन द फॉर्म ऑफ NADH2, ATP या फिर FADH2, हमें वो रिएक्शन हमें याद रखनी है। ठीक है, हम सक्सिनाइल कोए तक पहुँच गए। देखिए सबसे नीचे 4 कार्बन का कंपाउंड बना हुआ है वो है सक्सिनाइल कोए। ठीक है, सक्सिनाइल कोए यहाँ तक मैं कहूँ कि रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 2 कार्बन का एसिटाइल कोए एंटर किया था, वो दोनों कार्बन ही रिमूव हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहाँ पर अपनी जो है साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हमें वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से बनाना है, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। साइकिल का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है वापस से वही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे नीचे सक्सिनाइल कोए लिखा हुआ है जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब हमें एक भी कार्बन रिमूव नहीं करना है, क्योंकि जो एंटर किया था एसिटाइल कोए एंटर किया था 2 कार्बन का, वो 2 कार्बन निकल चुके हैं। अब हमारे पास 4 कार्बन बचे हैं और हमें 4 कार्बन का ही कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, इसीलिए हम एक भी कार्बन डाइऑक्साइड अब रिमूव नहीं करा सकते। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन का है, वो चेंज हुआ है सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, थियोकाइनेज, और ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमें ATP मिल रहा है, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ADP से क्या बन गया ATP, यहाँ पर हमें अपनी पहली ATP मिल गई है। ठीक है, अब सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन का, इससे बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, वो भी 4 कार्बन का है, और यहाँ पर हमें अलग फॉर्म मिलेगी एनर्जी की जो कि है FADH2। FADH+ किस में चेंज हो गया,
FADH2 में चेंज होगा। इससे पहले हम देख पा रहे थे कि NADH2 हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहा है FADH2। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप ये सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे कि इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फ्यूमेरिक एसिड हमें मिल गया था। फ्यूमेरिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड और एंजाइम यूज़ होगा फ्यूमेरेज। यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, अब मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, मैलिक एसिड से बनेगा वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एंजाइम यूज़ होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब हमें हमारा जो प्रोडक्ट एंटर किया था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो साइकिल में था पहले यूज़ हुआ था, वो हमें वापस से मिल गया है। ठीक है, 2 कार्बन जो एंटर किए थे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए, वो भी रिमूव हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, अपनी साइकिल ये कंप्लीट हुई। इससे हमें क्या क्या मिला है वो आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और कुछ याद हो ना हो, आपको जो इसका यील्ड है, जो इसका प्रोडक्शन है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, अगर आप नाम याद कर पा रहे हैं, एंजाइम्स याद कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, अब देखते हैं मेन पॉइंट क्या है क्रैब साइकिल के। एक एसिटाइल कोई क्या यील्ड करता है, क्या बनाता है? 2 तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है, 3 NADH2 बनाता है। एक NADH2 से हमें 3 ATP मिलते हैं और 3 NADH2 से हमें 9 ATP मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर बन गए 9 ATP। एक FADH2 बनाता है, यानी यहाँ से एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं, तो हमें यहाँ 2 ATP मिल गए एक FADH2 से। और एक ATP या GTP बनता है, तो कुल मिला के हमें यहाँ मिल गए 12 ATP। देखिए, 3 NADH2 से 9 ATP, एक FADH2 से 2 और एक हमें ये मिल रहा है सीधा ATP जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था। तो टोटल हमें 12 ATP मिल गई। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने एक एसिटाइल कोए की बात की है तो हमें 12 ATP मिले, लेकिन हमें 2 बार साइकिल रन करानी पड़ेगी, 2 एसिटाइल कोए यूज़ करने पड़ेंगे, तभी तो 2 कार्बन क्या नाम है 4 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और 24 ATP हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 एसिटाइल कोए की बात करनी पड़ेगी। मैंने एक बार साइकिल रन करवा के दिखा दिया, उसका प्रोडक्ट दिखा दिया है। अब क्योंकि 2 एसिटाइल कोए यूज़ होंगे तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो एनर्जी है, तो हमें मिल जाएंगे 24 ATP। ठीक है, 2 एसिटाइल कोए आर यूज, सो 12 नहीं, यहाँ पे 24 ATP आएगा। ठीक है, 24 ATPs आर यूज्ड, 24 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैंने कहा था ना ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर होता है? प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सब एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, क्योंकि क्रैब साइकिल कहाँ रन करती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रन करती है। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसको तो मैट्रिक्स में होना चाहिए, लेकिन ये होता कहाँ पर है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, इसको और क्या नाम बोलते हैं? इसको FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या काम कर रहा होता है? जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें ETS है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें कॉम्प्लेक्स 2 का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? मेलोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो हमने क्रैब साइकिल अभी देख ली है। ठीक है, हमें क्या मिला है क्रैब साइकिल से? 24 ATP हमें मिले। ठीक है, हमारा काम था कि 6 जो मॉलिक्यूल थे, 6 जो कार्बन थे ग्लूकोज के, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो उन 6 कार्बन का पूरा ऑक्सीडेशन, पूरा रेस्पिरेशन में उनको यूज़ करना, कंप्लीट ब्रेक डाउन करना, तो वो हमें 6 जो कार्बन थे उनको रिलीज़ करवाना है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, 4 तो इसमें क्रैब साइकिल में लग गए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए के यूज़ हुए हैं
यानी 4 CO2, तो 4 CO2 तो यहाँ लग गई। और जो पहले 2 का CO2 थी वो हमें लिंक रिएक्शन में देखने को मिली थी, वहाँ पर 2 CO2 रिलीज़ हो रही थी। तो कुल मिला के 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ करवा दिए और इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन करवा दिया है। अब आगे आने वाली वीडियोस में फर्दर डिस्कस करूँगी कि भाई अब जो NADH2 एंड FADH2 बचा है उनका आगे क्या होगा, उनसे कैसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। ठीक है, और पहले जो मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ चैनल पे, करवा चुकी हूँ ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।